नमस्कार, सवाल इंडिया के इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बजट आए हुए आज तीसरा दिन है, जहां एक तरफ सरकार इसे आम जनता से जुड़ा हुआ बता रही है, वहीं दूसरी तरफ अलग अलग जानकारों की इस पर अलग अलग राय है। 2023-24 में सरकार ने पुरानी टैक्स प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया है और ना ही किसी प्रकार की कोई कटौती या छूट में इजाफा किया है, जबकि नई टैक्स प्रणाली में न सिर्फ टैक्स स्लैब बढ़ा दी गई है, कर मुक्त आय की सीमा भी 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दी गई है। तो बजट में जो बदलाव हुआ है उससे बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि उनको कौन सी टैक्स प्रणाली को अपनाना चाहिए, क्या कुछ उनके लिए फायदेमंद है। इस पर हम एक्सपर्ट से बात करेंगे, लेकिन आपको एक ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि अभी तक जो ओल्ड टैक्स रिजीम है, जिसे बहुत से लोग अभी भी अपना रहे हैं, उसमें टैक्स का स्लैब क्या था वो आपको हम पहले ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। इसमें 2.5 लाख यानी कि जिनकी 0 से 2.5 लाख तक इनकम है उस पर कोई यहां पर टैक्स नहीं लगता है। ओल्ड रिजीम यानी कि नई जो पुरानी कर प्रणाली है उसके तहत 2.5 से 5 लाख तक में 5%, वहीं 5 से 10 लाख तक में 20% और 10 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना होता है। और अब आपको हम बताते हैं कि नई टैक्स प्रणाली में क्या है। न्यू टैक्स रिजीम, जिन्होंने, क्योंकि ये पहले 2020 में लेकर आई गई थी, बहुत से लोगों ने उसे तब भी अपनाया था, उसके तहत उसमें क्या है ये आपको हम कंपैरिजन करते हुए बता रहे हैं। और जो सरकार ने नई टैक्स प्रणाली प्रपोज की है, जिसे 2023 के तहत आप देख रहे हैं, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें 0 से 2.5 लाख तक में निल यानी कोई आपको अभी नई टैक्स रिजीम में कोई कर नहीं लगता है। 2.5 से 5 लाख तक में 5% लगता है, 5 से 7.5 लाख तक में 10%, 7.5 से 10 लाख में 15%, 10 से 12.5 तक में 20%, 12.5 से 15 में 25% और 15 लाख से ऊपर में 30%। ये 2022 जो नई रिजीम है, अभी तक जिन लोगों ने नई रिजीम कार्य प्रणाली को अपनाया था उसके तहत। और जो प्रपोज्ड है उसके बगल में आप राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं 2023 में, जिसमें 0 से 3 लाख में निल यानी कोई कर नहीं, 3 से 6 लाख तक में आपको 5% कर देना होगा, 6 से 9 लाख तक में 10%, 9 से 12 लाख में 15%, 12 से 15 में 20% और 15 लाख से अगर ऊपर आपकी सैलरी है, इनकम है, तो आपको 30% इनकम टैक्स भरना होगा। तो आपकी आमदनी के हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, नई या पुरानी कर व्यवस्था किसे चुनना चाहिए, ये समझने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सीए राहुल गुप्ता, जो कि टैक्स एक्सपर्ट है, उनका हम रुख कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमसे जुड़ने के लिए। आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि अब क्योंकि बजट का ऐलान हो गया है, बहुत से लोगों में अभी भी कंफ्यूजन है, आप इसको बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से बताएं कि एक आम इंसान, उसके लिए नई टैक्स व्यवस्था फायदे का सौदा है, पुरानी है। अगर सपोज किसी की इनकम 7.5 लाख रुपए है या 9 लाख रुपए है, वो कैसे उसको कंक्लूड करे, कैसे कैलकुलेट करे? देखिए, दो टैक्स रिजीम का पहले फर्क समझ लेते हैं कि पुरानी रिजीम में क्या कॉन्सेप्ट है और सरकार ने नई रिजीम निकाली है उसका क्या पर्पस क्या है जी। देखिए, बैकग्राउंड ये है कि पहले इनकम टैक्स के अंदर 3 तरह की कटौती मिलती थी जो पुरानी रिजीम में अवेलेबल है। एक तो है एग्जेम्पशन लेवल, जिसको जो बेसिक एग्जेम्पशन लेवल है, जो इस साल नई रिजीम में 3 लाख कर दिया गया है, उस तक कोई भी टैक्स नहीं लगता, तो आपको कुछ कटौती लेने की जरूरत भी नहीं है। उसके अलावा कुछ एग्जेम्पशंस मिलती थी, मतलब कोई ऐसी आय जिसके ऊपर आपका टैक्स ही नहीं लगता था। एक तो वो नाम की एग्जेम्पशन नाम की चीज होती थी। दूसरी चीज होती थी डिडक्शन, कि यदि आप अपनी आय में से कुछ फला तरह के खर्चे करें तो वो आपकी आय नहीं मानी जाएगी, आप अपनी आय में से वो कम कर लीजिए और उसको नेट जो आय है वही सरकार टैक्सेबल बनाएगी। और तीसरी चीज होती थी रिबेट, मतलब आपका, मान लीजिए आपकी 7 लाख रुपए इनकम है और आपका टैक्स निकलता है 5,000 रुपए, तो सरकार उस टैक्स में से भी कटौती दे देती थी, उसे रिबेट कहते थे। तो 5,000 में से मान लीजिए 3,000 रुपए की रिबेट मिल गई तो 2,000 ही इनकम टैक्स लगा। अब ये 3 तरह की जो कटौतियां होती थी, इसको सरकार ने इस बात का असेसमेंट किया, एनालाइज किया कि एक आम आदमी को बिना बात के इसके लिए बहुत कुछ समझना पड़ता है। सरकार को भी इनकम टैक्स रिटर्न लेके उसका भी हिसाब किताब ब्यौरा अच्छे से समझना पड़ता है। और सरकार जो अपने रेवेन्यू सर्विसेज के लोग हैं उनको डिप्लॉय करती है, वो हिसाब लगाते हैं और हिसाब लगा के फिर वापस आपको रिटर्न के बाद उसकी चिट्ठियां भेजते हैं, फिर वो रिफंड होते हैं। इस प्रणाली के अंदर बहुत ज्यादा सरकारी खर्चा और एक आम आदमी का बहुत ज्यादा समय और समझने का
एक काम मिल जाता था। तो सरकार ने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कि एक आम आदमी आराम से समझ सके कि यदि मेरी इनकम 10 लाख रुपए है तो मुझे पहले वाले 3 लाख तक कुछ नहीं देना, 3 से 6 में 5% देना है, मतलब 1500 रुपए देना है, 6 से 9 के अंदर 30,000 रुपए, 15,000 और 30,000 45,000 देना है। इस तरह से आराम से कैलकुलेट कर सकता है, जो चीज पहले ऐसी आसान नहीं थी। पहले आपको एग्जेम्पशन, डिडक्शन, रिबेट का हिसाब लगाना पड़ता था। तो सरकार ये चाह रही है कि जो आप टैक्स देते थे कटौतियां लेने के बाद, आपका टैक्स अंदाजन अमूमन उतना ही रहे और आप नई रिजीम में शिफ्ट कर जाएं, जिससे कि आपको रिटर्न भरने के बाद सरकार को भी हिसाब ज्यादा ना लगाना पड़े, आपको भी हिसाब ना ज्यादा लगाना पड़े। एक सेक्शन है, सेक्शन 154 इनकम टैक्स एक्ट। तो यदि आपके हिसाब में कुछ फर्क आ जाता था तो आम आदमी का स्क्रूटनी में असेसमेंट नहीं होता था, वो अपनी रेक्टिफिकेशन की चिट्ठी देता था। फिर वो आज की तारीख में जो सरकार का बैंगलोर में प्रोसेसिंग सेंटर है, वहां रिटर्न दोबारा प्रोसेस होती थी। तो सरकार ने यही हिसाब लगाया, आम आदमी का समय, सरकारी खर्चा, ये तीनों चीज इनकम टैक्स जो सैलरीड क्लास है और एक कोई भी अगर व्यवसायी भी है जो प्रोप्राइटरशिप कंसर्न रन कर रहा है, उस पर सरकार का और आम खर्चा बच जाए और नई रिजीम में विदाउट एनी डिडक्शन, एग्जेम्पशन और रिबेट, तीनों के बिना आप बेसिक स्लैब्स के हिसाब से अपना टैक्स लगा सकें। राहुल जी, फिर मैं उसी मूल सवाल पर आऊंगी कि आपने बताया कि ये प्रोसेस जो है काफी लेंदी हो रहा था, उसको रेक्टिफाई करना पड़ता था, लेकिन एक आम इंसान जो कि टैक्स पेयर है, वो अब क्योंकि नई कर प्रणाली प्रपोज जो आ गई है, वो किस इनकम ग्रुप के लिए फायदे का सौदा है, कैसे लोग चुनाव करें? फिर से मैं उसी को आपको चाहूंगी कि और थोड़ा दर्शकों के हिसाब से आप समझाएं। जिनका अब सरकार ने क्योंकि इंसेंटिवाइज कर दिया है, तो 7 लाख रुपए तक तो जिसकी आय है उसको तो नई प्रणाली में जाने में कोई सोचने की ही जरूरत नहीं है। तो वो तो बिना कुछ सोचे समझे जा सकता है नई प्रणाली के अंदर। और फिर जो अगले स्लैब्स की बात आती है, मान लीजिए अगर किसी की 7 से 9 में है, तो 7 से 9 वाले के अंदर भी सीधा फ्लैट रेट टैक्स जो डिफरेंशियल के ऊपर आएगा 10% के आसपास, तो अंदाजन आप 2 लाख रुपए के ऊपर 10% लगाएं तो उसका केवल 20,000 रुपए टैक्स पड़ना है और उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब जो पिछली प्रणाली है और इसली प्रणाली में, नए वाली प्रणाली में 6 से 9 लाख वाले को 15,000 रुपए बचने हैं। फिर अगला जो स्लैब है 9 से 12 वाला, यदि वो स्विच करेगा पिछली प्रणाली से नई प्रणाली में, तो उसके 25,000 रुपए बचने हैं। और इस तरीके से जो 12.5 से 15 है उसमें उसको कोई खास फर्क, देयर इज नो डिफरेंस एज सच, परंतु 10 से 12.5 में फर्क है, उसके में 37,500 बचते हैं। और 15 के ऊपर तो खैर 30% का फ्लैट स्लैब है, तो उसमें पिछले वाले स्लैब वाली 37,500 वही रह जाती है। परंतु मैक्रो बात यह है कि सरकार स्विच ओवर प्रमोट करना चाहती है। सरकार चाहती है आम आदमी एक बेसिक हिसाब से, अगर किसी की 20 लाख आय है तो बेसिक अपने हिसाब से निकाल सकता है कि 15 लाख तक का तो स्लैब वाइज टैक्स हो ही गया, अगले 5 लाख का 15 से 20 का उसको मालूम है मुझे 30% टैक्स देना है, तो 1.5 लाख रुपए देना है, तो आराम से हिसाब लगा के आराम से अंदाजा रहता है, सेविंग्स का अंदाजा रहता है। एक बात जरूर सामने आई है, पिछली प्रणाली में सेविंग्स के सरकार ने बहुत सारे डिडक्शंस प्रपोज कर रखे थे, उससे आम आदमी अपनी एनएसएस के अंदर और जो भी सरकारी सेविंग्स की जो डिडक्शंस अवेलेबल थी, या सरकार कोई भी नई चीज लाती थी, जैसे गोल्ड डिपॉजिट स्कीम्स लाई, तो उसके अंदर लोग अपनी आय को इन्वेस्ट कर देते थे, थोड़ा इन्वेस्टेड रहता था। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स के ऊपर इनकम टैक्स के अंदर सिस्टम। राहुल जी, इस डिबेट में हम कुलदीप कुमार जो कि टैक्स एक्सपर्ट है वो भी हमारे साथ जुड़ गए, उनको भी शामिल कर लेते हैं। कुलदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है हमसे जुड़ने के लिए। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, राहुल जी से हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि नई कर व्यवस्था लोगों के लिए फायदेमंद है, कोई कैलकुलेट कैसे करे कि उसकी जो इनकम है उसके मुताबिक उसे किसे चुनना चाहिए। आपसे जानना चाह रहे हैं, अभी राहुल भी बात कर रहे थे, सरकार एक तरह से कह रही है कि आम जनता को निवेश की एक छूट हो जाएगी, क्योंकि 7 लाख तक अब कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके पास जो बचत में उसे पैसा निवेश करना पड़ता था अपना टैक्स बचाने के लिए, वो एक अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा अनुसार उसका यूज कर सकता है। पुरानी कर व्यवस्था में क्योंकि टैक्स बचाने के लिए बहुत सी योजनाओं में उसको निवेश करना पड़ता था, इसको आप किस तरीके से बताएंगे? देखिए, सरकार की बड़ी कोशिश थी कि कैसे एक सिंप्लीफाइड टैक्स रिजीम में लोगों को शिफ्ट किया जाए, और इस तरह से बहुत अच्छी ये मूव है। तो आपको, अगर आप सिंपल इस टैक्स व्यवस्था में जाते हैं तो आपको आप ये व्यवस्था 2020 में उन्होंने ये इंट्रोड्यूस करी थी। तो जब करी थी तो इसके इतने ज्यादा लोगों ने इसको नहीं इसको यूज किया,
क्योंकि जो उनको डिडक्शन एग्जम्पशन में जो छोड़ रहे थे हाँ। उसका नुकसान ज्यादा होता था उनको, क्योंकि अब उन्होंने इस स्कीम को और अट्रैक्टिव कर दिया, जैसे कि जो 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 उसकी जो टैक्स स्लैब है उनको रिस्ट्रक्चर कर दिया और उसकी वजह से और एक स्टैंडर्ड डिडक्शन को अलाउ कर दिया, तो ये स्कीम बड़ी अट्रैक्टिव हो गई है। लेकिन इसका फायदा उनको मिलेगा जिनकी जो डिडक्शन या इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना चाहते। लेकिन आप एक चीज और याद रखिए कि कोई भी जो नौकरी पेशा एम्प्लॉय होता है, तो वो अगर वो अपने मकान का किराया देता है तो उसके लिए उसको हाउस रेंट अलाउंस की डिडक्शन मिलती है, उसको एलटीए की एग्जम्पशन मिलती है, और जो प्रोविडेंट फंड में पैसा जाता है वो भी ऑटोमेटिकली एटीसी में हो जाता है, और जो बच्चों की ट्यूशन फी देता है उसका भी उसको लाभ मिल जाता है। तो ये देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप एकदम से अगर आपकी कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपका कोई हाउस रेंट अलाउंस क्लेम नहीं करते, तो आप आंख बंद करके इस नई व्यवस्था में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप हाउस रेंट अलाउंस की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, आप किराया पे करते हैं, तो आपको ये अवश्य देखना चाहिए कि मेरे लिए ओल्ड रजीम अच्छा है या पुराने वाला रजीम अच्छा है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको एक एग्जांपल देता हूं जो मैंने कैलकुलेशन करी हुई है। मैं 2 एग्जांपल लेता हूं। जैसे मान लीजिए किसी की जो सैलरी है आज की तारीख में 15 लाख रुपए है जी। और वो जो चैप्टर 6A की एटीसी की डिडक्शन भी अवेल करते हैं 1,50,000, या मेडिकल क्लेम भी क्लेम करते हैं 75,000, 75,000, 50,000 की उनको पेंशन की जो एनपीएस की डिडक्शन भी लेते हैं, और 10,000 सेविंग इंटरेस्ट की भी जो डिडक्शन लेते हैं, तो टोटल डिडक्शन हो जाती है 3,35,000 की। तो 15 लाख की आय पर जो 3,35,000 की जो आज की डेट में जो एग्जम्पशन वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं जी। तो उसके ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है करीब करीब 1,68,480। और अगर वो नए टैक्स प्रणाली में चले जाएंगे जिसमें उनको स्टैंडर्ड डिडक्शन ही मिलेगी, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आती है वो आती है 1,45,600, यानी इनको 22,800 का फायदा है जी। और ये और इसके अलावा अगर आप 5 करोड़ से ऊपर वालों की मैं बात बाद में करूंगा। अब मैं इसी एग्जांपल को दूसरे तरीके से लेता हूं। अब हमारे इसी वाले एग्जांपल में हमने ये लिया कि उनकी जो डिडक्शन थी वो उनकी 3,35,000 थी, जिसमें कि एचआरए की डिडक्शन वगैरह नहीं थी। अब इसी में अगर एचआरए की डिडक्शन जोड़ लें, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि 15 लाख की इनकम पे 2,40,000 की मान लीजिए कि वो एचआरए की एग्जम्पशन क्लेम करते हैं, जिसका समझ लीजिए मोटा मोटा 25 से 30,000 का कोई रेंट पे करता है सैलरी पे, तो उस अवस्था में नए टैक्स रजीम में जो लाइबिलिटी 1,45,600 ही रहेगी, लेकिन पुराने वाली व्यवस्था में जो लाइबिलिटी है वो 1,01,000 हो जाती है। तो उसमें उसको 44,200 रुपए का नुकसान हो जाएगा जी। तो इसका मतलब ये है कि जो लोग हाउसिंग इंटरेस्ट लोन की या एचआरए की एग्जम्पशन ले रहे हैं, उनको बड़े ध्यान से अपना कंपेयर करना चाहिए कि हमें नई व्यवस्था में जाकर लाभ होगा या हमें पुरानी व्यवस्था में रहना चाहिए जी। जिनकी डिडक्शन ज्यादा होगी उनको एक चीज और आपसे समझना चाह रहे हैं, अगर कोई इनकम टैक्स पे जो करता है, एक बार कोई उसने स्लैब अपना चुन लिया, तो क्या वापस वो पुराना चुन सकता है? इसके लिए कोई नियम कायदे कानून होंगे? जाहिर सी बात है उसके लिए इस बजट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो जो नौकरी पेशा एम्प्लॉय है वो साल में कभी भी अपना नई रिटर्न फाइल करने से पहले वो अपना कभी भी चेंज कर सकते हैं। अगर आज नई व्यवस्था चुनी है, नई व्यवस्था में तो वो डिफॉल्ट होंगे ही, तो वो पुरानी व्यवस्था में जा सकते हैं और अगले वर्ष वो वापस पुरानी या नई में जो भी करना चाहे हर साल उनको ये चॉइस रहेगी। और कोई अगर व्यापार करता है, कारोबार से जुड़ा हुआ है, वो अगर कोई व्यापार करता है तो उनके पास उनको भी नए सिस्टम में वो डिफॉल्ट चला जाएगा और वो उसके बाद वो चूज कर सकता है कि वो उससे पुरानी वाली व्यवस्था में अगले साल के लिए चला जाए, और उसके बाद उसे जीवन में एक बार मौका मिलेगा नई व्यवस्था में वापस लौटने के लिए। तो उसके पास जो चॉइस है वो एक बार की है, जो कि पहले भी इसमें जो व्यवस्था ऐसे ही थी, तो उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है जी जी। राहुल जी भी हमारे साथ हैं, उनको भी इस चर्चा में शामिल करते हैं। राहुल जी, सरकार को जो अब ये नई व्यवस्था लेके आई है, उससे सरकार को क्या कुछ नफा नुकसान होगा अगर लोग नए स्लैब की तरफ जाते हैं? उसके बारे में भी बताएं जरा। देखिए, सरकार को जैसे कुलदीप जी ने बताया कि यदि वो एचआरए की डिडक्शन क्लेम कर रहा था तो सरकार का नेट टैक्स उस तरह की सिचुएशंस में बढ़ जाएगा। और सरकार की ना ओवरऑल जो इनकम टैक्स एक्ट की मंशा है वो यही है कि जितनी आपकी आय है उस पर आप टैक्स दे दें, और जो खर्चा है वो आप टैक्स काट के जो आपके हाथ में आए उसका खर्चा करें। सरकार के लिए प्रोसेसिंग बहुत ईज हो जाएगी। ये प्रोसेसिंग के अंदर सरकार की एचआर कॉस्ट काफी बड़ी आती थी, जो कलेक्शन थी डायरेक्ट टैक्सेस की, उसमें कॉस्ट इज अ हैवी कंपोनेंट। तो मुझे लगता है कि अगर ये डिडक्शन फ्री, एग्जेम्पशन फ्री प्रोसेसिंग रखेंगे, जो कि सरकार अभी आज की तारीख में कोशिश कर रही है, तो उसमें के सरकार की कलेक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी और
जैसे कुलदीप जी ने बताया, कुछ डिडक्शंस का जो सरकार को कम टैक्स आता था डिडक्शंस क्लेम करने के ऊपर, अब सरकार डिडक्शंस को रोल बैक नहीं करना चाहती थी, तो सरकार ने एक ओवरऑल रिवैम्प कर दी स्कीम और एक नई स्कीम सामने रख दी, जिससे कि लोग डिडक्शंस के उसमें दायरे में ना रहकर, उसके समझ समझी में ना लगकर सीधा नई स्कीम में आ जाए। बट मेरा मानना है एवरेज टैक्स रेट नीचे, यदि सरकार टैक्स रेट नीचे लाए तो शायद अपने आप ही लोग, मतलब उसको इतना थिन मार्जिन ना रखें, जैसे आज की तारीख में थिन मार्जिन है, कुछ केसेस में फायदा है, कुछ केस में नुकसान है। अगर आउटराइट फायदे वाली बात हो सैलरीड क्लास के लिए, क्योंकि जो सरकार की डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है उसमें सैलरीड क्लास के नंबर बहुत बड़े हैं, बट वैल्यू ऑफ कलेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू कॉर्पोरेट टैक्स। तो उस हिसाब से अगर स्लैब रेट्स के अंदर एवरेज टैक्स रेट ही कम कर दें और डिडक्शन एग्जेम्पशन को छोड़ने में फिर लोगों की अट्रैक्शन बहुत हाई हो जाएगी। वो अट्रैक्शन धीरे धीरे करके सरकार रोल कर रही है। जैसे इस साल 7 लाख तक के लिए भी गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नए आप रिजीम में जाएंगे तो तब 7 लाख तक आपको जीरो टैक्स में रखेंगे। तो वो उसकी जगह टैक्स स्लैब्स को ऊपर नीचे करने की बजाय एक टैक्स रेट ही कम हो जाए तो अपने आप सैलरी क्लास को महसूस होगा कि भाई ये तो देखिए परसेंटेज ही कम हो गई है, तो मैं नए में ही चला जाऊं। आउटराइट वैल्यू के अंदर आउटराइट स्लैब की गुंजल में पड़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जी तो जी, मुझे लगता है उसमें दोनों कुलदीप जी बताएं। प्लीज कुलदीप। देखिए, एक जो मैंने बात कवर नहीं करी कि इस बार सरकार ने जो लोग 5 करोड़ से ज्यादा जिनकी इनकम थी, उनका जो सरचार्ज है 37% से 25% तक कम कर दिया गया। तो जो उनका जो टैक्स रेट है वो करीब 3.714% से कम हो गया है। तो इस नई व्यवस्था में जाने से उनको सबसे ज्यादा लाभ है। तो आज सरकार ने इतनी टेक्नोलॉजी से वो यूज करते हैं, उनको सब पता है कि कहाँ पे उनको कितना नफा है, कितना नुकसान है। और आपको अगर वित्त मंत्री ने अपने भाषण में ये बात बताई कि इन सब फायदा इन छूटों को देने के बाद उनको जो नुकसान है वो 35,000 करोड़ का ही है। और इसमें से भी जो मेजोरिटी जो नुकसान सरकार को हो रहा होगा वो जो हायर टैक्स ब्रैकेट में जो 3% का टैक्स कम हुआ है उसकी वजह से होगा। तो जो 7 लाख से कम वाले आए हैं उनको बिल्कुल छूट मिल गई, क्योंकि वो बड़ा कम कर पे करते हैं। तो एक तरह से कुलदीप जी इसी पॉइंट को मैं और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि 7 लाख तक पे छूट है तो बहुत अभी तक ये होता था कि भाई आपको अपना निवेश करना पड़ता था, इंश्योरेंस में होता था या बचत योजनाओं में करना होता था अपना टैक्स सेव करने के लिए। अब उनके पास ये ऑप्शन होगा कि अपने मुताबिक जो है उसको खर्च कर पाए। तो एक जाते जाते अगर आप दर्शकों को ये सलाह दे पाए जिनकी 7 लाख तक की या इस ब्रैकेट में इनकम आती है कि उनको अब अपना पैसा कहाँ लगाना चाहिए। हालांकि जो मार्केट और इस तरीके के एक्सपर्ट्स हैं वो इस पे राय दे पाते हैं, लेकिन आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कि ये नौकरी पेशा वाले जितने भी हैं उनका ये एक रुझान होता है कि जो आखिरी वाला क्वार्टर होता है तो वो अपनी सारी टैक्स सेविंग करते हैं, इन चीजों में पैसा लगाते हैं ताकि वो टैक्स को बचत कर सकें। हाँ। तो ये इंसेंटिव उनके लिए खत्म हो गया। लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि सरकार ने उतना पैसा उनकी जेब में डाल दिया है जितना वो टैक्स बचाते, उतना टैक्स तो उनको पहले ही दे दिया। तो उनको अपने फाइनेंशियल प्लानर से कंसल्ट करना चाहिए और उनको अपने इंश्योरेंस, अपने जो बाकी की जो उनकी अपनी फाइनेंशियल की रिक्वायरमेंट है, जो अपना कितना रिस्क कवर करना है, उसमें टैक्स को निर्णय को उनको बीच में नहीं लेके आना चाहिए। यानी कि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट सिर्फ टैक्स की वजह से ही नहीं करनी चाहिए, उनको दूसरी वजह से भी अपने निवेश करने चाहिए। और देखिए, ये बड़ी जरूरी चीज है क्योंकि ये बड़ा बिहेवियरल है। आजकल की जो यंगर पॉपुलेशन है, जो यंगर एम्प्लॉई है, तो वो ज्यादा से ज्यादा पैसा हाथ में देखना चाहते हैं। और आप देखिए कि इंडिया में अब आने वाले 10 सालों में हमारी सब यंग पॉपुलेशन रहेगी, इन लोगों को सेविंग कराना बड़ा जरूरी है। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि सरकार इतना टैक्स कलेक्ट कर रही है तो उनको कोई ऐसी पेंशन की स्कीम लाए ताकि इन लोगों को लिए कुछ थोड़ी बहुत व्यवस्था हो। कहीं ऐसा ना हो कि 30 साल के बाद हमारे यहाँ पे इतने ये यंग लोग जब रिटायर होंगे या जब उनको पैसे की जरूरत होगी, उनके लिए कोई सोशल सिक्योरिटी की जैसी चीज कोई नहीं रहेगी, क्योंकि वो लोग अपना पैसा बचाने में बिल्कुल विश्वास नहीं। तो यहाँ पर आपने सरकार को भी एक राय दे दी और जनता भी अब आपकी इस चर्चा को सुन के काफी कुछ तक समझ पाई होगी, बेसिक चीजें जरूर समझ गई होगी। लेकिन इतनी भी राय जरूर रहेगी कि अगर आपके जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट है, सीए है, उनसे सलाह मशवरा जरूर करें और उसके बाद नई या पुरानी कर व्यवस्था जो आपके लिए फायदेमंद आपको लगे उसको चुनाव करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए। सब ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।
और इस वक्त खबर आ रही है समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव के काफिले के साथ हादसा हुआ है। उत्तर प्रदेश के हरदोई में बताया जा रहा है कि यह हादसा हुआ है। अखिलेश यादव के काफिले की कई गाड़ियां यहां पर टकरा गई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं गाड़ियों की स्थिति कैसी है। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। तो इस वक्त की खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से, जहां अखिलेश यादव का जो काफिला है वो हादसे का शिकार हुआ है। कई गाड़ियां यहां पर टकरा गई हैं और कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो गाड़ियां हैं पूरे काफिले में किस तरह से यहां इसको नुकसान पहुंचा है। कुछ देर में हमारे सहयोगी अजय सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। ये काफिला जो है हरदोई की तरफ था जहां पर ये घटना घटी है। अजय सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या जानकारी? जया, देखिए, ये अखिलेश यादव एक निजी कार्यक्रम के लिए हरपालपुर गए हुए थे। वहां पर एक वैवाहिक कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए गए थे। वहां से जब वो वापस लौट रहे थे तो जब वो आगे आए तो उनका फ्लीट थोड़ा आगे निकल गया। पीछे उनके काफी गाड़ियां थी। उसमें जो है वो फरहत नगर रेलवे क्रॉसिंग जो है उसके आसपास के करीब जो है, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे हैं कि कोई रोडवेज की बस थी या कुछ था, जिसको बचाने के लिए किसी ने ब्रेक मारा। उसके बाद लाइन से लगी हुई आगे पीछे की गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियां टकरा गई, क्षतिग्रस्त हो गई। और उनमें जो लोग बैठे थे वो जो है वो लोग घायल हुए हैं। तो कुछ लोग इसमें घायल भी हुए, हालांकि गंभीर चोट नहीं है। पुलिस का जो कहना है, वहां के एसपी का कहना है कि अखिलेश यादव की फ्लीट आगे निकल चुकी थी। उस फ्लीट को पकड़ने के लिए ये लोग तेजी से भाग रहे थे। उसमें अचानक ब्रेक लगाने पर इस तरीके की घटना हुई है और अखिलेश यादव पूरी तरीके से सुरक्षित है। लेकिन फिलहाल ये घटना घटी है जिसमें कि उनके काफिले में एक गाड़ी टकराई है। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां टकराई हैं और कुछ लोग घायल भी हुए हैं। तो आप बता रहे हैं अखिलेश यादव सुरक्षित है, बाकी लोगों को मामूली सी चोटें आई हैं। कितनी गाड़ियां रही जिनकी ये स्थिति, क्योंकि हम देख रहे हैं गाड़ियों को नुकसान होता हुआ दिखा है और अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है, सुरक्षित जो अपने गंतव्य की तरफ जा चुका है, उसकी कोई जानकारी? बिल्कुल, ये काफिला जो है वो हरदोई से आगे चला गया अपने गंतव्य। और जो घायल हैं उन घायलों को जो है स्थानीय अस्पतालों में ले जाकर के इलाज कराया गया। किसी के सीने में चोट लगी थी, किसी के पैर में चोट लगा था, किसी के सर में चोट लगा था। तो इस तरीके से वो लोग, कुछ लोग घायल हुए थे, उनको लेकर के गए हुए हैं। पुलिस अपना वो दिखा रही है। तो बाकी अखिलेश यादव का काफिला आगे निकल गया है। जी अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस ने परनीत कौर को सस्पेंड कर दिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है परनीत कौर। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप पर यह कार्रवाई परनीत कौर के खिलाफ की गई है। कांग्रेस ने परनीत कौर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि पटियाला से कांग्रेस की लोकसभा सांसद हैं परनीत कौर। लगातार उनकी ये शिकायत आ रही थी कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास कि परनीत कौर जी जो हैं वो पार्टी विरोधी कार्य में लिप्त हैं और उनके खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई की जाए। अनुशासन समिति की बैठक हम लोग हुई, आपस में हम लोगों ने बातचीत किया और हम लोग इस नतीजे पहुंचे कि उनको अविलंब सस्पेंड किया जाए और उनको शो कॉज नोटिस दी गई है कि 3 दिनों के अंदर उसका वो जवाब दें और नहीं तो उनको पार्टी से एक्सपेल भी किया जा सकता है। और उमा शंकर सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। उमा, यहाँ क्या पता चल पाया है किस तरह की पार्टी विरोधी वो गतिविधियां थी? क्योंकि कांग्रेस अगर अपने किसी लोकसभा सांसद को सस्पेंड करने पर मजबूर हो रही है और नोटिस जारी कर रही है, जाहिर सी बात है मामला गंभीर रहा होगा। जी बिल्कुल, देखिए, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से अलग हुए और उन्होंने अपनी नई पार्टी बनाने की कोशिश की, जब वो कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त ये आरोप है कि परनीत कौर जो हैं वो उनकी मदद कर रही थी। वो दिल्ली में कैंप कर रहे थे और परनीत कौर पे ये भी आरोप है कि वो कांग्रेस के पंजाब कांग्रेस के अलग अलग नेताओं को संपर्क करके उनको कैप्टन के साथ आने के लिए मनाने की कोशिश कर रही थी। एक तो ये, दूसरा ये कि जब चुनाव हो रहा था पंजाब में तो वो कैंपेन करते हुए साफ तौर पे तो नहीं देखी गई, लेकिन वो पर्दे के पीछे से
बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, ऐसा आरोप उन पर लगाया गया। और जाहिर सी बात है कि इस तरह की गतिविधियों के चलते ही उन पर पार्टी विरोधी जो एक्टिविटी है वो करने का आरोप लगा है। और अभी उनको सस्पेंड किया गया और 3 दिनों का उनको वक्त दिया गया है कि अपना पक्ष रखें। लेकिन जिस तरीके से कैप्टन अमरिंदर बीजेपी में शामिल हो गए और उसके बाद भी जो परनीत कौर हैं वो बीजेपी के फायदे के लिए काम करती रही, तो इस तरह के गंभीर आरोप उनके ऊपर हैं और इसी वजह से उनको सस्पेंड किया गया है। और अगर वो उनका जवाब जो संतुष्टि देने वाला नहीं होता है तो उनको पार्टी से एक्सपेल कर दिया जाएगा, जिस बाबत जानकारी आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं, परनीत कौर को, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं लोकसभा की पटियाला से, कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी है, उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगा है, उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन में जवाब देने को कहा गया है। उन पर आरोप है कि पर्दे के पीछे वो बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही थी। केंद्रीय वित्त सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा है कि सरकारी संस्थाओं के निवेशकों और उनमें पैसा जमा करने वालों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि किसी भी कंपनी में एलआईसी का निवेश काफी कम है। Mr. TV Somnathan, how would you respond to certain concerns about exposure of public financial institutions and their money in private companies? There's a huge concern given the volatility in the market. So, I mean, if you're referring to one of the companies that's currently in the news, we don't comment on the fortunes of individual company. They rise or fall on their own strength or weakness. But I will say this: but that the fact that SBI and LIC, yeah, so that I will respond to. SBI and LIC's exposure to any given company is far below the level where it should be a concern to any investor in any of these, in the banks or in the insurance policies. It is tiny. The fate of any one company will not affect any of these institutions significantly. And therefore, there is absolutely no cause for concern for either depositors or policyholders or investors in any of the nationalized banks or insurance companies. So you're not concerned about the exposure of government money, taxpayers' No, absolutely money? not. Absolutely not. The old pension scheme is something that, especially because of changes in that scheme that have come about in India between the 1980s and the 2000s, is fiscally unsustainable. It is not necessarily even a defined benefit scheme in the classical sense. It is actually an ever-growing benefit scheme because it's not merely indexed to inflation. It also has continuous increases based on what somebody else is getting, which is not a feature of defined benefit schemes in the rest of the world. So our old pension scheme is almost sui generis in terms of its design, and it is exceptionally difficult to support fiscally. I mean, it's a fiscally imprudent pension scheme, the old pension scheme. That is, I'm just speaking in terms of facts. So the reform of pensions in 2003 was a very well thought out reform with a lot of preparation, moved into a more modern pension system, which is a funded pension, which means that every year the liability for that year's pension gets provided for in the budget through contributions by employer and employee. This means that the pension of today's employee is not a burden on tomorrow's children. Okay. On the other hand, the OPS is an unfunded scheme where no funding is provided today, and when the liability comes in, the government pays it. Any return to an old pension scheme will have very serious fiscal consequences for the future. Those consequences will not be apparent at the time of taking the decision. In fact, they may even be beneficial fiscally at the time of taking the decision. But it is, you are creating a much bigger problem for future generations of governments and citizens. And you are also diverting more resources away from citizens to government servants. Okay.